हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं सेट ए सेल्फ पेस्ड एग्जाम की या फिर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन की। आजकल तो खैर सेल्फ पेस्ड एग्जाम का ही धड़ाधड़ जमाना चल रहा है अभी तो, क्योंकि आईबीएस तो नवंबर में आना है तो हम आखिरी वक्त में ही देखेंगे। बट फिलहाल जो आप क्लासेस मेरी देख रहे हैं उनका लेवल ऐसा ही है कि आपका आईबीएस भी कवर होगा और साथ में एसपीओएम भी कवर होगा। ठीक है, तो ड्यूअल क्लासेस हैं, ये ध्यान रखना। अब सवाल उठा कि आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है सेबी आईसीडीआर। हालांकि अभी तक सेल्फ पेस्ड एग्जाम में ये ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आए थे, बट मेरे को रिसेंटली कुछ बच्चों ने बताया कि सर आजकल 10-10 क्वेश्चन भी इस पे आना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी बात है। ये सबसे डिटेल इन डेप्थ रेगुलेशंस आईसीआई ने आपके सिलेबस में दी हुई हैं, तो इसका मतलब इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का बनता ही है। अब अगर इन रेगुलेशंस की बात करूं तो इनकी पहली क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं जिसे आज की क्लास में हम यूज करेंगे, ये डॉक्यूमेंट का लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल होंगी। अब चलिए आज की कथा को हम शुरू करते हैं। इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैंने जैसे कहा कि ये सेल्फ पेस्ड के लिए भी है और आईबीएस के लिए भी है, तो ये जो आप कंटेंट आज पढ़ेंगे यही आईबीएस के लिए भी रेलेवेंट है। फिलहाल ये मेन बुक नहीं मेरी, ये समरी बुक है और समरी बुक का पोर्शन मैंने आपको दिया है आज, और जिसमें मेजॉरिटी सारी रेगुलेशंस आज हमने कवर करने की कोशिश की है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक बनता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का। प्लीज इस क्लास को बिल्कुल मत देखना अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है, जहां पर मैंने आईपीओ का मतलब, एफपीओ का मतलब, फिर फिक्स प्राइस इशू, प्राइस बैंड, बुक बिल्डिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो प्लीज वो क्लास पहले देखना, फिर ये क्लास देखना। मैं आप समझ लेना कि आपका आईसीडीआर लगभग निकल जाएगा पेपर में। लगभग 80 से 90% के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आनेगी। ठीक है, चलिए। तो अब जो भी पैराग्राफ देख रहे हैं वो जो भी अंदर कंटेंट लिखा है, तो वो आईपीओ को भी कवर कर रहा है और एफपीओ को भी कवर कर रहा है। एफपीओ की रेगुलेशन नंबर अलग है, आईपीओ की रेगुलेशन नंबर अलग है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के रेगुलेशन नंबर और एफपीओ की रेगुलेशन नंबर अलग होने के बावजूद जो कंटेंट है वो दोनों का सेम रखा है सेबी ने। तो यानी कि हमारी टेंशन हो गई काफी कम, मतलब काफी कम हो गई, क्योंकि हमें पहले चीजें आईपीओ के लिए पढ़नी थी, फिर वही चीजें एफपीओ के लिए पढ़नी थी। तो इसलिए मैंने रेगुलेशन नंबर दोनों यहां पर लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि आपका सिलेबस ये खत्म हो गया है। अब सवाल उठा सर क्या हमें रेगुलेशन नंबर याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। अगेन मैं कुछ भी शब्द शुरू करूं उससे पहले बता दूं, पहली क्लास देख लेना सेबी आईसीडीआर की, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, तभी देखना शुरू करना, वरना कोई फायदा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, सारे वर्ड ऐसे लगेंगे कि जैसे मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं कुछ। ठीक है, तो पहले क्लास नंबर 1 देख के आना। फिलहाल रेफरेंस डेट ये कहना चाहता है, कहता है जी देखो जी ऐसा है कि नीचे अपना बहुत सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दी हुई है। वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको किस दिन पूरा करनी होती है? जिस दिन आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं सेबी के पास प्लस आरओसी के पास। हमने जाना है पहली क्लास के अंदर कि सेबी और आरओसी के पास दोनों ऑफर डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्रोस्पेक्टस हो या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो, फाइल किए जाते हैं। ठीक है जी। फिर कुछ एंटिटीज ऐसी होंगी जो कि आईपीओ बिल्कुल नहीं ला सकती, रेगुलेशन नंबर 5 इस बारे में बताती है। अच्छा ध्यान रखना, रेगुलेशन नंबर 4 से 8 है, ये किसका है? आईपीओ का, और यही कंटेंट एफपीओ के अंदर है 101 to 105। तो दिमाग मत लगाना, अगर पेपर में आईपीओ आ जाए या एफपीओ आ जाए घबराना मत, कंटेंट सेम है। ठीक है, चलिए। फिर मैंने कहा जी कोई भी एंटिटी एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए। कौन कौन एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए? अगर एंटिटी खुद मतलब इशूअर या फिर उसका प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप या फिर उसका डायरेक्टर या फिर सेलिंग शेयर होल्डर जो कि ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, अगर वो सेबी के द्वारा डी बार्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डीएलएफ के ऊपर रोक लगाई थी, 3 साल की रोक लगी थी, क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो डीएलएफ के ऊपर भी रोक थी और केपी सिंह उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रमोटर के ऊपर भी रोक थी। तो अगर आपके ऊपर रोक है तो आप नहीं ला सकते, आईपीओ भी नहीं और एफपीओ भी नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपका प्रमोटर या डायरेक्टर जो आपका है, इशूअर मतलब जो कंपनी आईपीओ या एफपीओ ला रही है उसे कहते हैं इशूअर। तो आपका जो प्रमोटर या डायरेक्टर है वो प्रमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी में है और जिसके ऊपर रोक है, जिसको डीबार्ड कर रखा है सेबी ने। ठीक है जी। अगली बात,
अगर मान लीजिए आपका इशूअर, मान लीजिए इशूअर या फिर प्रमोटर या डायरेक्टर एक विलफुल डिफॉल्टर है, अपना विजय माल्या, या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, अगर आपका प्रमोटर या डायरेक्टर देश का पैसा लेकर भागा हुआ है, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तो मतलब ना आप आईपीओ ला सकते हो ना आप एफपीओ ला सकते हो। मैं बार बार आईपीओ की बात बोलूंगा, समझ जाना एफपीओ भी नहीं ला सकते क्योंकि एफपीओ पे भी सेम रेगुलेशन है। उसके बाद कहता है जी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ये सारी रेस्ट्रिक्शन जितनी आपने पढ़ी नहीं लगेगी अगर जो पीरियड ऑफ डीबारमेंट है ये ऑलरेडी ओवर हो चुका है। फॉर एग्जांपल सेबी ने जब डीएलएफ के ऊपर बैन लगाया था तो 3 साल का लगाया था, तो 3 साल बाद तो दे आर एलिजिबल, यस। आगे फिर कहता है इशूअर साहब आप कोई भी आईपीओ नहीं ला सकते अगर आपके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है इन द सेंस कि आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं, उन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर रहे और आईपीओ लेने जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है उनको कन्वर्ट किए बिना अगर आप आईपीओ लाने जा रहे हो तो नहीं ला सकते। सेम एफपीओ पे भी लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, बट इसकी एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है। पहला ईसॉप्स, यानी कि अगर आपने एम्प्लॉय को ईसॉप्स दे रखे हैं तो अब ये एम्प्लॉय के ऑप्शन पे होता है कि वो कब उसे एक्सरसाइज करना चाहता है, तो इसलिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अगर ईसॉप्स दे रखे हैं आप करो, आईपीओ एफपीओ लाओ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी अगर आप उसे कन्वर्ट करने को तैयार हैं, इससे पहले कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस आप आरओसी के पास फाइल करें, आप उसे कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ के लिए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ के लिए कितनी है? कहता है जी पहली बात आपके पास नेट टेंजिबल एसेट रहनी चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जो कि इनटेंजिबल के अलावा टेंजिबल है, वो कम से कम कितनी रहनी चाहिए? हर साल में, वर्ड है इन ईच 3 ईयर, कितनी? कम से कम 3 करोड़ रुपए हर साल में, और जिसमें से 50%, मैक्सिमम 50% ही मॉनेटरी एसेट्स में हो सकता है। मॉनेटरी मतलब कैश एंड बैंक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मॉनेटरी एसेट में 50% से ऊपर है तो मतलब आपके पास तो ऑलरेडी इतना कैश एंड बैंक पड़ा है, उसको आप यूज कर नहीं रहे और आईपीओ एफपीओ मंगा रहे हो, क्या बदतमीजी है। तो इसलिए लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। ईश्वर ने अगर कमिटमेंट कर रखा है, फर्म कमिटमेंट मतलब ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, 10 करोड़ हमारे पास पड़ा है, आईपीओ से 10 करोड़ और आएगा तो हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। फर्म कमिटमेंट इन प्लेस है, एग्रीमेंट इन प्लेस है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इस पैसे को यूटिलाइज करने का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है। परंतु लिमिट 50% ऑन द मॉनेटरी एसेट नहीं देखी जाएगी। कब? जब आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में कंपनी के पास तो पैसा आना नहीं है। जो शेयर होल्डर अपनी स्टेक बेच रहा है, पैसा तो ऑफर फॉर सेल में उस सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, कंपनी के कैश में तो जुड़ना ही नहीं है। तो ये पहली कंडीशन है नेट टेंजिबल एसेट की। दूसरी कंडीशन है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहना चाहिए, कम से कम 15 करोड़ रुपए का एवरेज प्रॉफिट, यहां वर्ड है एवरेज। अच्छा, नेट टेंजिबल एसेट में था ईच ईयर, यहां पर एवरेज में ईच नहीं लिखा हुआ, तो ईच नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या बना? अगर मैं कहता हूं कि ये लीजिए 30 प्लस 10 प्लस 5 तो बन गया 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 करोड़। मिनिमम 15 करोड़ रुपए रहना चाहिए एवरेज, हर साल में 15 नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए 15, पिछले 3 साल का एवरेज चाहिए, मगर साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको कह दूं 45 प्लस 10 माइनस 5 तो भाई साहब बेशक 15 से ऊपर जा रही है एवरेज, परंतु लॉस हुआ एक साल में ना, नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपके नेटवर्थ हर साल में ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर में मुझे 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ चाहिए, आपकी 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे अगर कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम था सेंचुरी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, अब उसने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया मान लीजिए और उन्होंने कर दिया सेंचुरी रियल एस्टेट लिमिटेड, तो कम से कम 50% की जो टर्नओवर है वो नए
चेंज नया जो नाम है उससे होने वाली एक्टिविटी से आनी चाहिए, नए नाम से होने वाली एक्टिविटी से आनी चाहिए। पोपली गारमेंट्स ने अपना नाम पोपली केमिकल्स रख दिया है, आईपीओ के लिए जा रही है। लॉ कहता है रुक जा बेटा, पहले 1 साल की डिटेल हमें दे, और इस 1 साल में जो तेरा अब केमिकल पे गया है तो 50% से ज्यादा केमिकल की टर्नओवर होनी चाहिए, तब हमारे पास आई हो। तो इसलिए अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज किया रिसेंटली 1 साल के अंदर अंदर ही, तो कम से कम 50% जो रेवेन्यू आ रही है वो एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम से आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं सर इतनी अग्नि परीक्षा, नेट टेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आपका नेटवर्थ, फिर ये टर्नओवर। हे भगवान, अगर मान लीजिए कोई इशूअर इन सबको पूरा नहीं कर पा रहा, तो लॉ कहता है चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, परंतु अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम पब्लिक को ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेने देंगे, क्योंकि डर है, आप पता नहीं किस प्रकार की कंपनी है, तो इसलिए हमारे को लग रहा है डर। इसलिए अब ऐसी अगर कंपनी है जो कि इन चारों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रही है, तो वहां पर आप आम जनता को ज्यादा शेयर्स नहीं देंगे, आपको मिनिमम 75% देना पड़ेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। यानी कि भाई वो लोग जब पैसा लगाएंगे ना, तो उन्हें बहुत सोच समझ के बैलेंस शीट एनालाइज करके, आपका बैकग्राउंड एनालाइज करके लगाएंगे। तो इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू ला रहे हैं तो क्यूआईबी को 75% कम से कम देना पड़ेगा, बाकी आप पब्लिक को दे सकते हैं, मगर सारा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा अगर 75% आप क्यूआईबीज को नहीं दे पाते तो। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है, कहता जी अगर मान लीजिए कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के जो फाउंडर हैं उनके पास अगर स्पेशल राइट वाले इक्विटी शेयर है, कॉल्ड एज एसआर इक्विटी शेयर्स हैं। अब ये क्यों इशू किए जाते हैं? क्योंकि वो गाना था प्रेम रोग फिल्म के अंदर, गाने के कुछ बोल थे, मैं बोलता हूं कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुना हो तो देखना। ठीक है। अब इस गाने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भंवरे ने खिलाया फूल, मतलब सारी मेहनत भंवरे ने की और आज एक राजकुमार आया और उस फूल को लेके चला गया। यही तो होता है भाई, कंपनी मैंने बनाई, सारा तेल मैंने निकलवाया, आज पैसे की जरूरत थी, मैं गया शार्क टैंक में, वहां शार्क टैंक में जाकर वो अशनीर मुझे बोल रहा है कि भाई तुझे पैसा चाहिए, मैं दूंगा, 30% इक्विटी मुझे दे दे। वाह, मैंने जो तेल निकलवाया, अपना आइडिया लगाया, आज तू ले जाएगा मुझसे, क्या ये गलत नहीं है? तो इसको देखते हुए स्टार्टअप कंपनियां एसआर इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट ला सकती हैं, जिसमें आप एक शेयर पे 2 वोट से लेकर एक शेयर पे 10 वोट तक का कॉन्सेप्ट अपने पास रख सकते हो। इन्हें कहते हैं एसआर इक्विटी शेयर्स, जो कि प्रमोटर या फाउंडर के पास रहते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? अब क्या होगा अगर मान लीजिए कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं अपने प्रमोटर या फाउंडर को, तो फिर आप आईपीओ लाना चाहते हो ऑर्डिनरी शेयर का, और मेन बोर्ड पे, मेन बोर्ड का मतलब है कि बीएससी या एनएससी पे लाना चाहते हो। मेन बोर्ड के अलावा एसएमई होता है और इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है जी। तो ला सकते हो अगर मान लीजिए आप कौन सी इंडस्ट्री में लगे हो, टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनमें लगे हुए हो, और जो नेटवर्थ है ऑफ द एसआर शेयर होल्डर, जो स्पेशल राइट वाले शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर या फाउंडर, उनकी नेटवर्थ जो है वो मैक्सिमम 1000 करोड़ होनी चाहिए। परंतु नेटवर्थ की कैलकुलेशन में जो इशूअर है उसके शेयर्स नहीं गिने जाएंगे, जो उसमें वो होल्ड करते हैं वो नहीं गिने जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी लिस्टेड कंपनियों में उनके पास शेयर्स हैं, सब नेटवर्थ में कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है जी। अगली बात, ये एसआर इक्विटी शेयर्स किसको इशू हुए हों? केवल प्रमोटर या फिर फाउंडर को इशू हुए हों। ऑथराइजेशन, इस सब के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। आगे, ये जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं कब इशू हुए हों? प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी एंड सेबी, और ये कम से कम एटलीस्ट 3 महीने पहले ये इशू किए गए हो, कम से कम 3 महीने पहले प्रमोटर या फाउंडर को इशू किए गए हो। ठीक है जी। एसआर इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट कितना हो सकता है? कम से कम 2:1 से लेकर मैक्सिमम 10:1 तक हो सकता है। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। फिर एसआर इक्विटी शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं वो बिल्कुल उनके ऊपर सारे अधिकार, वोटिंग राइट को छोड़कर सब कुछ A to Z सारे ऑर्डिनरी शेयर्स वाले ही होने चाहिए, जो एक शेयर पे एक वोट मिलता है। फिर उसके बाद एसआर इक्विटी शेयर की केवल एक ही क्लास इशू करोगे, कोई और क्लास इशू नहीं करोगे। मतलब कोई डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू के डिफरेंट अपने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे।
ठीक है जी। अगली बात, कुछ और जनरल कंडीशन भी हैं आईपीओ देने से पहले। भाई साहब आईपीओ ला रहे हो तो पब्लिक उसे शेयर को बेचेगी खरीदेगी कहाँ, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन आपने दी हुई हो। दूसरा, ये शेयर्स डीमैट की फॉर्म में आए। तीसरा, कंपनी के जो प्रमोटर है वो प्रमोटर्स की सारी सिक्योरिटी जो वो होल्ड करते हैं कंपनी में वो सारी डीमैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हो प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी एंड आरओसी। फिर उसके बाद जितने भी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं या तो उन्हें फुली पेड अप बना लो और या फिर उन्हें फोरफिट कर दो। फिर उसके बाद हाँ जी, firm arrangement has been made toward the 75% excluding the proposed public issue or the internal accruals। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी टेक्निकल कंडीशन है, क्या मतलब है इसका जरा देखिए। तो क्या मतलब है जी इस फर्म अरेंजमेंट का, देखिएगा मान लीजिए कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है कंपनी की, ये जो इशूअर है इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 400 करोड़ रुपए की है। कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा होगा, अब ये 400 करोड़ रुपए इकट्ठा कैसे कर रहा है, आईपीओ ला रहा है प्लस इंटरनल एक्रूवल जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े होंगे वो यूज हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोन मार्केट से ले रहा है। 100 करोड़ का आईपीओ है, 100 करोड़ इंटरनल एक्रूवल है, लोन्स जो ले रहा है मार्केट से वो 200 करोड़ ले रहा है। अब उसमें से ये जो भी उसने लोन लेने हैं उसमें से 75% ऑफ द लोन अमाउंट का प्रॉपर एग्रीमेंट इन प्लेस बैंकों से हो चुका है, मतलब 150 करोड़ का। अगर ये हो चुका है 75% का, अगर प्रॉपर एग्रीमेंट इन प्लेस है तो दिस इज कॉल्ड फर्म अरेंजमेंट हो चुका है 75% का। तो ये कंडीशन होना जरूरी है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जितना भी आपने आउटसाइड से पैसा अरेंज करना है उसका 75% कम से कम एग्रीमेंट इन टर्म्स में आप ले बैठे हो, कर बैठे हो एग्रीमेंट, मतलब आपका प्रॉपर हो चुका है कि आपके पास ये पैसा आना ही आना है। दिस इज कॉल्ड फर्म अरेंजमेंट हो चुका है 75% का। ठीक है जी। फिर कहता है जी देखो जी ऐसा है, अगर मान लीजिए इशूअर कोई पार्टनरशिप फर्म थी या एलएलपी थी, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हुई और आईपीओ लाना चाहती है तो क्या वो ला सकती है? लॉ कहता है हाँ ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक छोटी सी शर्त है। वो क्या कि इनकी बैलेंस शीट को ना कन्वर्ट कर देना कंपनी के फॉर्म में। मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सब कंसिडर कर लूंगा, बट इनकी बैलेंस शीट को जो कन्वर्ट कर देना कंपनी के हिसाब से, जैसे शेड्यूल 3 वगैरह में कन्वर्ट होती है कंपनी, तो वो सब रिक्वायरमेंट को पूरा कर देना, बाकी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कंपनी की फॉर्मेशन कैसे हुई, आउट ऑफ द डिवीजन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी से टूटी कंपनी और फिर कंपनी बनी है, तो फिर मैं कैसे करूंगा, फिर मैं मतलब किस तरीके से देखा जाएगा फिर ये सारी कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल कंपनी हुआ करती थी आईडीएफसी, तो आईडीएफसी को दो पार्ट्स में तोड़ा गया, एक आईडीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना, दूसरा आईडीएफसी बैंक बना। अब मान लीजिए आईडीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर लेने जा रहा है, आईपीओ लेके आ रहा है, तो फिर वो जो आईडीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिवीजन है, अगर आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल जैसे हमने एलएलपी और पार्टनरशिप में कहा उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल एज पर द शेड्यूल 3 वगैरह आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पन ऑफ डिवीजन का हम कंसीडर कर लेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कोई बात नहीं, बन जाएगी बात, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनेगा यहाँ पे ये काफी मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। कहता है जी अब हुआ क्या कि जब आप पैसा मंगाते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 करोड़ मंगा रहे हो आईपीओ में, तो आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि 1000 करोड़ के यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। तो आपको बताना पड़ेगा इतना प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा, इतना लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा, इतना जनरल पर्पस के लिए जाएगा, सैलरी वगैरह के लिए। तो फिर सैलरी वगैरह यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप कितना अमाउंट रख सकते हो उस आईपीओ के अंदर, मैक्सिमम 25% तक रख सकते हो। कंपनियां निकली बड़ी बदमाश, कंपनियां क्या करती थी अब कि लो जी ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, अब फिर एक और पर्पस डाल दिया, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट। वाह, मतलब ये एक नया खेल है कि हम पता नहीं कहां इन्वेस्ट कर दें इस पैसे को, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। लॉ कहता है भाई हमारे माथे पे तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ध्यान रखना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट सब मिलाकर ये, अच्छा मैंने अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 35 तो नहीं बोला ना, वो 25 है, ध्यान रखना। हाँ, दोनों मिलाकर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट मिलाकर 35% मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें से अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट 25% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर ऑफर के अंदर यूटिलाइजेशन में आपने लिखा हुआ है कि हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी मंगवा रहे हैं पैसा, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए भी मंगा रहे हैं पैसा, दोनों को मिलाकर जो पैसा आएगा उसका 35% तक यूज कर सकते हो, जिसमें से अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट 25% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एडिशनल कंडीशन ऑफर फॉर सेल के केस में भी हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं कि जो भी शेयर होल्डर अपने शेयर सेल कर रहा है, ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल करता है,
उसके पास ये शेयर कम से कम 1 साल से होने चाहिए, कम से कम 1 साल से होने चाहिए, ठीक है जी। परंतु मान लीजिए उसके पास जो शेयर वो सेल कर रहा है वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के रूप में अभी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुए हैं। लॉ कहता कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्ड करते थे जब से, तब से वो पीरियड कंसीडर किया जाएगा 1 साल का, यानी कि आपका जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला पीरियड है वो भी पीरियड कंसीडर्ड किया जाएगा। बट लॉ कहता है फिर कुछ साल में कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां इस 1 साल को कंसीडर्ड ही नहीं किया जाएगा। कब कब कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा? मान लीजिए अगर ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स वगैरह की तरफ से आया है और जो लगी हुई है कहां? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। दूसरा, अगर इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के अंदर जा रही हैं, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर ट्राइब्यूनल ने कोई स्कीम ऑफ अमेलगमेशन वगैरह अप्रूव की होगी सेक्शन 230 के अंदर। याद होगा ना, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 230 से लेकर 234 तक अमेलगमेशन वगैरह होता है, तो वहां पर उन सेक्शंस में कोई स्कीम अप्रूव हुई होगी। तीसरा, अगर इक्विटी शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं, जो आप ऑफर फॉर सेल में निकाल रहे हो, वो आपको बोनस के रूप में मिले थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोनस के रूप में मिले हैं शेयर, मगर जिन शेयर्स में ये बोनस आया है वो 1 साल से पुराने हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सिक्योरिटी हेल्ड करते हो आप 1 साल से ऊपर की, और बोनस अभी आया है, बोनस अभी आते ही आपने ऑफर फॉर सेल में निकाल दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एडिशनल कंडीशन फॉर एन ऑफर फॉर सेल, हाँ, रेगुलेशन 8A, ये नई अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, काफी टेक्निकल है ये। अब क्या कहना चाह रहा है, जरा इसके बारे में भी ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट कहता है कि कोई भी शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल में मैक्सिमम अपनी कितनी स्टेक बेच सकता है। अच्छा, पहली 2 कंडीशंस में ही क्रक्स है। वो कहता है अगर मान लीजिए आप ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं टू द पब्लिक, बट वो शेयर होल्डर हैं आप जो कि इंडिविजुअली या फिर किसी पर्सन एक्टिंग विद कंसल्ट के साथ मिलकर मोर देन 20% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर होल्ड करते हैं। मोर देन 20% आप होल्डिंग रखते हैं, मोर देन 20% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर, ठीक है। तो आप कितना बेच सकते हैं? मैक्सिमम 50% ऑफ देयर प्री इशू शेयर होल्डिंग, ओके। पर अगर आप वो शेयर होल्डर हैं जो कि 20% से लेस होल्ड करते हैं, तो फिर आप कितना मैक्सिमम बेच सकते हैं? मैक्सिमम 10% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग, मैक्सिमम 10% ऑफ द प्री इशू शेयर होल्डिंग। बट कहानी में ट्विस्ट है बहुत बड़ा। वो क्या? यहां लिखा है मैक्सिमम 50% ऑफ देयर, और यहां लिखा है मैक्सिमम 10% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग। ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहां पर। अच्छा, दूसरी बात, एक कहता है मोर देन 20%, दूसरा कहता है लेस देन 20%। व्हाट अबाउट एग्जैक्ट 20%? ओह, तो 2 ट्विस्ट यहां पर हैं। अब इनका मतलब क्या है देखिएगा। ये मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी। अब इसका टोटल प्री इशू शेयर्स इसके पास कितने हैं? 1 लाख। अब 2 शेयर होल्डर हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक्स होल्ड करता है 30,000 शेयर्स, मतलब 1 लाख का 1 लाख में से 30,000 यानी कि 20% से ऊपर हो गया। वाई होल्ड करता है 16,000 शेयर, मतलब 1 लाख में से 16,000 मतलब 20% से नीचे हो गया। अब एक्स तुम कितना ऑफर फॉर सेल में बेच सकते हो? अपने शेयर का, देयर शेयर्स का मैक्सिमम 50%, मतलब 15,000 शेयर्स, ठीक है। वाई तुम कितना बेच सकते हो? टोटल शेयर्स का मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10% मतलब 10,000 शेयर्स बेच सकते हो। ये बात समझ आ गई? तो इसलिए एक में देयर है, एक में देयर नहीं है। जहां देयर नहीं है वहां 10% ऑफ टोटल, जहां देयर है अपने शेयर्स का 50%। बात समझ आ गई? आगे बढ़िएगा। अगला सवाल मैंने कहा जी 20% एग्जैक्ट क्यों नहीं लिया? वो लॉ मेकर भी समझदार हैं, उन्हें लगा कि 20% पे तो कोई इक्वेशन बनेगी, सेम ही आएगा आंसर। कैसे? अगर मैं कहूं कि 1 लाख प्री इशू शेयर्स हैं और एक्स होल्ड करता है 20%, तो इसका मतलब एक्स होल्ड करता होगा 20,000 शेयर्स। अब 20,000 शेयर्स पे अगर मैं कहूं वो अपना 50% बेच सकता है, तो 50% का मतलब 10,000 शेयर्स बेच सकता है। सिमिलरली अगर मैं वाई के बारे में कहूं कि वाई 20% होल्ड करता है, तो 20,000 शेयर्स। अब वो कितना बेच सकता होगा? अगर वो यहां पे है 10% ऑफ द प्री इशू शेयर्स, तो 1 लाख का 10,000 मतलब 10% मतलब 10,000 शेयर। तो लॉ मेकर ने कहा कि 20% वो फैक्टर है जिसपे इक्वेशन सेम आ रही है, दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है।
तो 20% पे जहां मर्जी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना है, दोनों तरफ में आंसर सेम आना है, मगर आंसर अलग कब होगा, 20% से ऊपर में और 20% से नीचे में। तो इसलिए 20% से नीचे में लगा बता रखा है और 20% से ऊपर में भी बता रखा है। बोलो समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। अगली बात फिर कहता है ऑफर फॉर सेल। अगर आप पब्लिक को कर रहे हैं और आप वो शेयर होल्डर हैं जो कि पर्सन एक्टिंग विद कंसल्ट के साथ मिलकर 20% से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो फिर वो कहता है एक ना लॉक इन नाम का कॉन्सेप्ट है जो कि रेगुलेशन 17 में अभी पढ़वाने वाला हूं, वो लॉक इन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये इसे बस 2 मिनट में लौट के अभी पढ़ाता हूं कि इसका मतलब क्या है। फिर आता है जी हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो नाम है इसका इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वारंट। जब मैं आईपीओ में बात करता हूं तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रेगुलेशन 910 में है, और जब मैं एफपीओ में बात करूंगा तो डिप्टो सेम कॉन्सेप्ट रेगुलेशन नंबर 106 से 106 एंड 107 के अंदर है। ठीक है, तो अब मैं आईपीओ की बोल रहा हूं, मगर समझ लेना सेम एफपीओ में भी यही अप्लाई होता है। कहता है जी अगर कोई भी इशूअर अगर आईपीओ लाना चाहता है कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट का, बिना कभी आईपीओ लाए हुए या पब्लिक इशू लाए हुए इक्विटी शेयर्स का, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज्यादा का। अगर है तो उस डिफॉल्ट को ठीक करके फिर आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशन भी है। वो एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली बात, आपने क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर रखी है किसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम आपने कम से कम एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा है, आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी क्रिएट किया हुआ है, और अगर आप ये जो इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स वगैरह को, अगर आप इनके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो फिर जो अमाउंट ऑफ एसेट है जो आप ऑफर कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, दैट शुड बी सफिशिएंट। किसको कवर करने के लिए? प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करने के लिए। ध्यान रखना, वो यहां पे फंसाएगा तुम्हें। प्रिंसिपल अमाउंट को कवर करने के लिए आप सफिशिएंट एसेट एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं। ये एसेट किसी भी तरीके से फ्री है फ्रॉम द इनकम्बरेंस, मतलब एग्जिस्टिंग चार्ज नहीं है। थर्ड, अगर सिक्योरिटी ऑलरेडी मान लीजिए इन एसेट पे क्रिएटेड है, पहली बात तो कहते मान लीजिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, परंतु अगर है तो फिर जो अगर है इन पे ऑलरेडी चार्ज है, तो वो जो एग्जिस्टिंग लेंडर हैं जिनके पास ये सिक्योरिटी गिरवी है, उनसे जरा एनओसी ले लेना, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्हीं को दी गई सिक्योरिटी को हम दोबारा किसी के पास गिरवी रख रहे हैं, तो ध्यान रखना। अब फिर कहता है यानी कि अब आप सब्सिक्वेंट यानी कि सेकेंडरी चार्ज क्रिएट जो करने जा रहे हैं, तो सेकेंडरी चार्ज में जब आप एसेट कवर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एसेट कवर कुछ इस तरीके से निकलेगा कि मान लीजिए वैल्यू ऑफ एसेट 10 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अब मैंने डिबेंचर्स इशू किए थे कंपनी ने पहले, और फर्स्ट चार्ज रखवाया था इन डिबेंचर्स पे, 6 करोड़ के डिबेंचर्स थे, और नए डिबेंचर्स अब इशू होने जा रहे हैं 4 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो अब मैंने एनओसी ले ली है एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर से, मिल चुकी है। अब मुझे बताइए कि नए डिबेंचर्स के लिए एसेट कवर क्या है? तो मैंने कहा जी टोटल एसेट्स थी 10, जैसे फर्स्ट चार्ज में ले जाएंगे कितना? 6, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब 4 मैं 4 के डिबेंचर ला रहा हूं और 4 की ही वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इसके लिए बची है, तो इसका मतलब 100% सिक्योरिटी कवर है। यहां पर कितना? 100% सिक्योरिटी कवर। तो सिक्योरिटी कवर निकालते हुए रिडक्शन कर देना उस लायबिलिटी का जिसके ऊपर फर्स्ट चार्ज है, तब इस सब्सिक्वेंट चार्ज पर आप सिक्योरिटी कवर निकालना। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अगली रेगुलेशन के ऊपर जो बात करती है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट की। हाँ जी, कहता है जी ऐसा है, बात बड़ी सीधी सी है। अगर कंपनी ने ऑप्शनली या ऑप्शनली होना चाहिए, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखे हैं, अगर कंपनी ने मान लीजिए तो एक बार दोबारा से बोलता हूं, अगर मान लीजिए आप ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉ कहता है, सबसे पहले पॉइंट कहता है कोई भी कन्वर्जन तब तक नहीं होगा जब तक कि होल्डर अपनी कंसेंट इस कन्वर्जन के लिए नहीं दे देगा। यानी कि कंपनी उसको नोटिस भेजेगी कि बोल भाई कन्वर्ट कर दें, तो वो अपनी कंसेंट देगा तभी हो पाएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए वो कंसेंट अपनी कन्वर्जन के लिए नहीं देता, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट नहीं कराना चाहता, तो इसका मतलब अब आपको उन शेयर्स उन डिबेंचर्स को रिडीम कर देना चाहिए। यानी कि नॉन रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई शेल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ कंसेंट। बट फिलहाल कहता है अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल पोर्शन जो है ना, वो क्या है? वो लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है एक्सीडिंग
10 करोड़ रुपीस के, मतलब जो कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ द लिस्टेड कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है उनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ऊपर है। परंतु जब इशूअर ने इन्हें इशू किया था तो उस टाइम ये नहीं बताया था कि कन्वर्जन का प्राइस क्या होगा। अब तूने नहीं बताया था कन्वर्जन का प्राइस क्या होगा, और ये कौन से हैं ध्यान रखना, यहां तो लिखा है ऑप्शनली कन्वर्टेबल, यहां नहीं लिखा हुआ ऑप्शनली कन्वर्टेबल। मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कन्वर्टेबल पोर्शन, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं जिनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और आपने प्राइस नहीं बताया इशू करते समय कि वो कन्वर्जन प्राइस क्या होगा, तो फिर आपको डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन देना ही पड़ेगा कि भैया आप बताइए कि कन्वर्ट कराना चाहते हैं या रिडीम करवाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ द लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इशूअर ने कन्वर्जन प्राइस नहीं बताया हुआ है, तो होल्डर को ऑप्शन दिया ही जाएगा कि भैया आप नहीं करवाना चाहते अगर कन्वर्ट तो आप रिडीम भी करवा सकते हो, ठीक है। परंतु मान लीजिए ये ऑप्शन देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर ये जो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है यहां पर बेशक प्राइस तो नहीं बताया बट अपर प्राइस बता रखा है कि हाँ जी जब भी कन्वर्ट होंगे तो वो इस प्राइस से नीचे नीचे होंगे। तो यानी कि अगर कन्वर्जन का अपर प्राइस बता रखा है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब लास्ट पॉइंट कहता है अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है होल्डर ऑफ द कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, तो अगर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट को मैंने ऑप्शन दिया है कि बोलो जी आप क्या चाहते हो, और वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो नहीं बताते हैं कि मुझे कन्वर्ट नहीं करना है, वो ये नहीं कह रहे कि हमें कन्वर्ट करके दो, तो इसका मतलब रिडम्पशन होगा। जब रिडम्पशन होगा तो फिर रिडम्पशन किस प्राइस पे होगा, विद इन 1 मंथ होगा पहली बात, और किसी भी हालत में प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि विच शैल नॉट बी लेस देन द फेस वैल्यू। ठीक है जी। अगली बात, इशूअर, एक और बात, आप किसी भी हालत में कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करेंगे ताकि आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी को फाइनेंस कर रहे हो, किस लिए, फॉर फाइनेंसिंग और प्रोवाइडिंग लोन टू, ताकि वो एक्वायर कर सके शेयर किसके, किसी प्रमोटर के। यानी कि आप कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करेंगे किसी फाइनेंस करने के लिए या लोन देने के लिए किसी व्यक्ति को, ताकि प्रमोटर से वो उसके शेयर ले सके। परंतु हाँ ध्यान रखना, आप इस तरीके के फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर से उसकी स्टेक लेने के लिए भी। फुल्ली कन्वर्टेबल, पूरी तरह से कन्वर्टेबल, ऑप्शनली या पार्टली नहीं, फुली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो। 2 शर्तें हैं, वो फुली कन्वर्टेबल होने चाहिए, चाहे बेशक प्रमोटर की स्टेक लेने के लिए दिए जा रहे हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका जो कन्वर्जन होना हो वो 18 मंथ के अंदर अंदर हो जाना हो। जिस दिन से वो इशू हुए हैं उस दिन के 18 मंथ के अंदर अंदर ही उनका कन्वर्जन अगर ड्यू हो तो फिर आप इस तरीके के कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकते हो। अब हमारे पास टर्म आती है वारंट की। वारंट क्या होता है पहले ये समझना। वारंट भी एक तरीके का कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जांपल बताता हूं, सेंचुरी टेक्सटाइल। मान लीजिए जैसे रियल घटनाएं, सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर आज से 7-8 साल पहले था 200 रुपए का। अब बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला ग्रुप के प्रमोटर्स ने कहा कि हम 200 रुपए का तो शेयर हमारे पास है ही है, हम वारंट लेना चाहते हैं कंपनी का, और हमारे हिसाब से अगले 1.5 ईयर के अंदर कंपनी के शेयर का प्राइस तो काफी अच्छा होगा, बट हम 600 रुपए तो मान के चल रहे हैं कि 600 रुपए तो होगा ही होगा। अब प्रमोटर्स ने क्या किया, 600 रुपए के हिसाब से वारंट खरीद लिए। अब जब आप वारंट खरीदते हैं तो ये कन्वर्टेबल होते हैं इनटू शेयर्स विद इन 18 मंथ्स। कितना, 1.5 ईयर, मतलब 18 मंथ्स में दे आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। अब आपको अभी पूरा पैसा नहीं पे करना होता, आप कितना पे करते हो, मैक्सिमम 25%। ठीक है जी। तो ये जो कंपनी के प्रमोटर थे, सेंचुरी टेक्सटाइल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इन्होंने क्या किया था, 600 के हिसाब से 600 रुपए का होगा शेयर 1.5 साल के बाद, उसके 600 रुपए के हिसाब से अगर 1000 शेयर लिए, इनटू में 25% आज पे कर दिया। अब विद इन 1.5 ईयर जब मर्जी इनका दिल करे, ये चाहे तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर ये कहते हैं 1.5 ईयर तक ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो जो 25% पे किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब सेंचुरी टेक्सटाइल की घटना पे आता हूं। 200 रुपए का एग्जिस्टिंग प्राइस था, इन्होंने आफ्टर 1.5 ईयर का ऑप्शन खरीद लिया, एक वारंट खरीद लिया है, कितने, 600 रुपए पे। कंपनी के शेयर का प्राइस पहुंच चुका था 900 रुपए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कम ही आती है जहां पे कंपनी का प्रमोटर कह रहा है कि आज जो प्राइस 200 रुपए है ये 1.5 साल में 600 रुपए हो जाएगा, देख लेना।
अब कंपनी का प्राइस पहुंच गया 900 रुपए, परंतु अब इन्हें कितने पे मिलेगा? 600 रुपए पे। तो खूब फायदा कमाया इन्होंने। 600 रुपए पे इन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया विद इन 18 मंथ्स, तो इसे कहते हैं वारंट। तो वारंट एक कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है विद इन 18 मंथ्स, जिसे लेते हुए कंपनी के प्रमोटर्स को 25% अपफ्रंट देना होता है, और इनके पास फिर ऑप्शन होता है कि वो राइट होता है कि मतलब वो उसे एक्सरसाइज करें या ना करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो दे हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट। इफ दे डोंट वांट टू एक्सरसाइज देन दे विल लूज व्हाटएवर दे हैव अमाउंट दे हैव पेड, दैट शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो इसे वारंट कहते हैं। तो issuer shall be eligible to issue warrant in the IPO subject to the following: टेन्योर मैक्सिमम 18 मंथ्स तक हो सकता है, या तो वारंट को का प्राइस निकालने का फॉर्मूला या फिर उसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो दे रखा हो, और उसी हिसाब से 25% जो है कंसिडरेशन अपफ्रंट आ भी जाए अगर मान लीजिए एग्जैक्ट प्राइस दे रखा है। परंतु अगर मान लीजिए एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूले के अंदर जो प्राइस बैंड होगा, उसका जो मैक्सिमम प्राइस होगा या कैप प्राइस, उसका 25% ऑफ द कैप प्राइस जो है वो अपफ्रंट में आ जाए। तो 25% अगर एग्जैक्ट प्राइस है तो एग्जैक्ट प्राइस का 25%, और प्राइस बैंड की फॉर्म में है तो कैप प्राइस का 25% अपफ्रंट आ जाए। फिर अगर वारंट होल्डर 18 महीने के अंदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, कि अगर भाई मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो उसे 3 महीने का वक्त मिलता है। 3 महीने का वक्त किस लिए? फ्रॉम द ड्यू डेट, किस लिए? ताकि वो बाकी की पेमेंट अरेंज कर सके। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, परंतु अगर वो 3 महीने में फंड का अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो जितना कंसिडरेशन उसने पे किया है वो सारे का सारा फोरफिट हो जाएगा। अगली आते हैं रेगुलेशन पे, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आईपीओ के अंदर रेगुलेशन ये है, एफपीओ के अंदर रेगुलेशन ये है। ठीक है, दोनों का कंटेंट देखिएगा। हाँ जी, पहली बात मिनिमम अगर मैं कहूं मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 20% ऑफ जो इस इशू के बाद पोस्ट इशू कैपिटल बनेगी उसका 20%, पोस्ट इशू कैपिटल का 20%। अच्छा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकता है? इक्विटी शेयर भी ले सकता है प्रमोटर, इंक्लूडिंग एसआर वाले इक्विटी शेयर्स भी, या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी ले सकता है। परंतु अगर मान लीजिए उसके पास इतना फंड नहीं है कि वो 20% ले, तो फिर क्या हो सकता है? लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या हो गया? फिर क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? आप बाकी मैक्सिमम 10% तक इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, बट प्रमोटर नहीं कहूंगा मैं उन्हें, किन्हें? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से 10% तक की फंडिंग करवा सकते हो। मैं प्रमोटर तो नहीं कहूंगा इन्हें, बट हाँ फंडिंग फिर भी करवा सकते हो अगर प्रमोटर 20% अरेंज नहीं कर पा रहा है तो। ठीक है जी, परंतु ये जो 20% की कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहां से आ जाना यहां पर, हाँ जी, 20% की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर इशुअर के पास कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। आइडेंटिफिएबल प्रमोटर का मतलब कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जहां पर किसी भी प्रमोटर के पास 1% से ऊपर की स्टेक नहीं है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आरबीएल, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। हाँ जी, फिर उसके बाद प्रमोटर जो है ये रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई किस दिन कर देगा, मतलब किस दिन तक 20% ले आएगा? जिस दिन पब्लिक के लिए ये ऑफर खुलेगा, मतलब ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से 1 दिन पहले वो अपना सारा पैसा अरेंज करके रख देगा। सारा पैसा उठाकर एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब जब पब्लिक से पैसा आ जाएगा तो ये पैसा प्लस पब्लिक का पैसा दोनों मिलाकर रिलीज कर दिए जाएंगे किसके पास? कंपनी के पास। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब अगली बात, मान लीजिए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो है वो बनता है 100 करोड़ रुपए से ऊपर, एंड शेयर्स जो है वो है पार्टली पेड अप। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है और प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ रुपए से ऊपर बनता है, तो भैया देखो पहले 100 करोड़ रुपए तो आपको ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के साथ ही लाने पड़ेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप प्रोपोर्शनेटली ला सकते हो। जैसे जैसे पब्लिक से कॉल मंगाओगे वैसे वैसे आप रिमेनिंग अमाउंट मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है मेरा अगला रेगुलेशन कॉल्ड एज लॉक इन। लॉक इन का मतलब आपको इतने पीरियड तक आप शेयर नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल प्रमोटर साहब, आपको अपने शेयर कब तक संभाल के रखने हैं? नहीं बेच सकते। आपको 18 महीने तक, 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, आप अपना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो था, जो 20% था, उसे नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते। परंतु अगर मान लीजिए जो आईपीओ की प्रोसीड्स है, जो आईपीओ से पैसा आना है, वो यूज कहां होना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होना है। तो फिर ये जो लॉक इन पीरियड है ये 3 इयर्स का हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ
अलॉटमेंट, ठीक है जी। अगर मान लीजिए प्रमोटर ऑलरेडी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से ऊपर का अमाउंट लाया हुआ है, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तक का तो लॉक इन 18 महीने का है, बट उससे ऊपर का जो अमाउंट वो ऑलरेडी लाया हुआ है उसका लॉक इन कितना है, 6 मंथ तक का है। परंतु अगर कैपेक्स के लिए यूज हुआ है, जो इशू प्रोसीड्स है वो कैपेक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हुई है, तो फिर लॉक इन वहां पर हो जाएगा 1 साल का लॉक इन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल राइट वाले इक्विटी शेयर्स के केस में, तो कितना हो सकता है, आप जब तक इन्हें कन्वर्ट नहीं कर देते, या फिर ये जो लॉक्ड इन हमने ऊपर लिखा हुआ है कैपेक्स या फिर मिनिमम से ऊपर ये वाला लॉक इन, या फिर जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता इनटू इक्विटी शेयर्स में, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी वहां तक लॉक इन चलेगा, उसके बाद आप बेच सकते। लॉक इन का मतलब इस पीरियड में आप नहीं बेच सकते। अब जरूरी थोड़ा ना है कि प्रमोटर ही मेजर शेयर होल्डर होंगे, प्रमोटर के अलावा भी तो कोई मेजर शेयर होल्डर हो सकता है जो कि ऑफर फॉर सेल वगैरह में अपनी स्टेक वगैरह अगर बेचना चाहता हो तो, या फिर ना बेच रहा हो, तो फिर अगर मैं उनके लॉक इन की बात करूं, होल्डर्स अदर देन प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं, तो उनको लॉक इन कितना रखना पड़ेगा, 6 महीने तक रखना पड़ेगा, पर कोई लॉक इन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ईसॉप्स के होल्डर हो, मतलब एम्प्लॉइज हो जिन्हें ईसॉप्स के रूप में शेयर मिले हैं, आपको कोई लॉक इन रखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप वेंचर कैपिटल फंड या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हो, तो आपके लिए भी लॉक इन करने की जरूरत नहीं है। अब याद करो, मैंने एक रेगुलेशन 8A कहा था, उसमें मैंने कहा था इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कराऊंगा। अब ये कौन सी रेगुलेशन है, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन नंबर 17 है, ये है रेगुलेशन नंबर 17, ठीक है। अब 8A के ऊपर वापस आ जाऊंगा, तो 8A के ऊपर वापस आते ही मुझे क्या दिखता है, ये देखिएगा, मैंने वहां पर बॉक्स में 3rd पॉइंट बनाया था। हाँ, मैंने कहा जी अगर मान लीजिए ऑफर फॉर सेल के अंदर जो शेयर होल्डर वो स्टेक बेच रहा है वो 20% से ज्यादा वाला शेयर होल्डर है, तो फिर वो कहता है लॉक इन अप्लाई होगा ही होगा अगर रेगुलेशन 17 के मुताबिक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्रक्स निकालिएगा और जरा क्रक्स निकाल के एनालिसिस करके मुझे बताइएगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए वेंचर कैपिटल फंड या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अगर 20% से ऊपर का शेयर होल्डिंग अपनी रखते थे प्री इशू में, और वो आज अपनी स्टेक बेच रहे हैं, तो बेच रहे हो ठीक है, तो बाकी जो पोर्शन बचा है तुम्हारा वो लॉक इन में रहेगा। इवन दो रेगुलेशन 17 में लिखा है कि आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा लॉक इन, परंतु अगर आप रेगुलेशन 8A के अंदर कवर हो रहे हो, जहां पे आप 20% से ज्यादा रखते थे, जहां पे आप 50% तक स्टेक अपनी बेच रहे हो, तो जो बाकी की स्टेक आपकी रह गई उसके ऊपर लॉक इन अप्लाई होगा कितने महीने का, 6 महीने का। परंतु अगर आप अन्य अपनी स्टेक वहां पर 8A के अनुसार नहीं बेची है, तो बाद में फिर आपके ऊपर ये कोई लॉक इन नहीं लगेगा, जब मर्जी बेच सकते हो, ठीक है जी। फिर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट आएगा जिसे अगली क्लास में कवर करूंगा, ग्रीन शू ऑप्शन के अंदर, वहां पे लॉक इन नहीं लगता। फिर उसके बाद आता है, कहता है पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स हैं एंड अमाउंट जो कॉल्ड अप किया गया है, अगेन पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, अमाउंट जो कॉल्ड अप किया गया है प्रमोटर्स वगैरह से, वो इनफैक्ट पब्लिक से मंगाए गए पैसे से भी कम है। यानी कि पब्लिक से मंगाया 8 रुपए पर शेयर, इनसे मंगाया हुआ 6 रुपए पर शेयर, तो फिर लॉक इन कितने टाइम तक रहेगा, 3 साल तक। कब से 3 साल, जिस दिन शेयर बराबर हो जाएंगे पब्लिक के कॉल्ड अप के बराबर हो जाएंगे, वहां से 3 साल तक। यानी कि अगर प्रमोटर्स वगैरह के पास पार्टली पेड अप शेयर्स पड़े हुए हैं, अमाउंट जो कॉल्ड अप किया जा रहा है वो लेस देन है द अमाउंट कॉल्ड अप फ्रॉम द पब्लिक, तो फिर लॉक इन चलेगा 3 साल, जिस दिन ये कॉल्ड अप अमाउंट पब्लिक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है, कहता है जी प्लेज। अब मैं बात करता हूं प्लेज की, प्लेज ऑफ द लॉक्ड इन सिक्योरिटीज। हाँ जी, क्या प्रमोटर के पास जो स्टेक है, क्या प्रमोटर अपने शेयर्स को, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग भी है, वो लॉक इन, वो लोन ले सकता है, उसके बदले में लॉक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो लेंडर्स हैं वो आइडेंटिफाइड लेंडर होने चाहिए, मतलब ऐसी ऐसी कंपनियां होनी चाहिए, PFI, NBFC, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह। उसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि लॉक इन सिक्योरिटी को ट्रांसफर किया जा सके? हाँ, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रमोटर लॉक इन पीरियड में अपने शेयर को किसी दूसरे प्रमोटर को बेच सकता है।
सिमिलरली प्रमोटर के अलावा जो शेयर होल्डर हैं, वेंचर कैपिटल, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो भी अपने शेयर किसी और ऐसे ही पर्सन को बेच सकते हैं, चाहे वो लॉक इन के अंदर ही क्यों ना हो। अब लॉक इन जो है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ने दूसरे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को लॉक इन पीरियड में 4 महीने के लॉक इन के अंदर ही शेयर बेच दिए, तो अब रिमेनिंग लॉक इन पीरियड उस जिसको बेचे हैं उस बायर वाले, परचेजर वाले ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए लॉक इन कितना रहेगा, रिमेनिंग 2 मंथ्स ओनली। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद। ठीक है जी, तो ये मेजॉरिटी जो पोर्शन पूछा जाएगा आईसीडीआर से, इनफैक्ट आई वुड से कि ऑलमोस्ट 90% जो सवाल आएंगे वो इतने से पोर्शन से ही आने की संभावना है। थैंक यू।